आईएएस आईपीएस एस्पिरेंट को पढ़ाया करते थे और पढ़ाने टाइम पे जो डीएम होता है ना वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल। पावरफुल होना और पावर का मिसयूज करना ये दोनों ही अलग बातें हैं। सर अपने कोचिंग में बच्चों को ये बताते थे कि भौकाल कैसे टाइट किया जा सकता है। एक बार ही केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले और ये भाजपा का झंडा टांग लिए। कई बार वे रिलीजियस स्टेटमेंट भी दिए हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी है उसका विपक्ष कौन है? आप इतना समझ लो ना कि वो राज्यसभा के लिए भी ज्यादा कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे और अगर आप हार गए तो एनी हाउ वो आपको राज्यसभा नहीं भेजेंगे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ये कोट बाबा साहब ने दिया था, लेकिन आज के डेट में लोग ये समझते हैं कि ये कोट अवध ओझा जी ने दिया है। किसी टीचर ने बोला था ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो आपको डूबने नहीं देता, जो नीचे नहीं आता। जी हाँ गाइज, आज हम बात करेंगे अवध ओझा जी के बारे में, जिनके आंखों से बिजली निकलती है पढ़ाते टाइम। मैं देखता हूँ लोग नेताओं से भारत में मिलने आते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे जी 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 जी। अरे नालायक, और नेताजी की इतनी हिम्मत है कि हमको टाइम नहीं देंगे मिलने के लिए। ये एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जहां में नौकर अपने मालिक को कमांड देता है। हमारे पैसे से यहाँ के नेताओं को वो मिलती है सैलरी, टैक्स के पैसे से। हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो। अवध ओझा जो पहले एक टीचर थे लेकिन हाल फिलहाल अब वो पॉलिटिशियन बन गए और वो भी क्या कमाल के पॉलिटिशियन बने हैं। अब मैं अवध ओझा के पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करने से पहले मैं उनकी टीचिंग लाइफ के बारे में बात करना चाहूंगी। अवध ओझा जी आईएएस आईपीएस एस्पिरेंट को पढ़ाया करते थे और पढ़ाने टाइम पे जो इनकी हरकतें रही हैं, जो इनकी रीलें वायरल हुई हैं, आज हम उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात, अवध ओझा जी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, ऐसा ये क्लेम करते हैं। मतलब इनके लाइफ में इतने इवेंट हुए हैं जितने एक आम इंसान के लाइफ में हो ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये बताते हैं कि एक बार ये सिगरेट पी रहे थे और सिगरेट पीते हुए इनके पिताजी ने देख लिया तो पिताजी ने इनको एक सिगरेट का डिब्बा ही ला के दे दिया। दिन आप सुट्टा पी रहे थे और पीछे दुकान के पिताजी देख लिए, कहे सुनो यहाँ पे चोरू चक्का पीता है, उनको पीना घर में आके बैठ के पियो। और सिर्फ कहे नहीं, लाइटर भी लाए। अरे महाराज हमारे यहाँ चप्पल निकाल मारते, बेल्ट से मारते पिताजी। इसीलिए तो आज उनका बेटा हिंदुस्तान में चर्चा का विषय है। अगर वो भी हमको मारे होते कि आईटी नहीं निकलेगा तो मार डालेंगे तुमको। 47 लोग थे हमारी क्लास में, कोई रिलायंस में काम कर रहा है, कोई एयरटेल में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई हमको फोन करके करा हमारा गाड़ी चोरी हो गया, FIR नहीं हो रहा है। देखिए मेरी बुद्धि इतनी नहीं है कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं उस बात को मैं समझ सकूं। आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आप प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अवध ओझा जी जो है ना वो ये बताते थे कि जो डीएम होता है ना वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल। तो आप बहुत तो जानते ही हो, डीएम मतलब शहर का राजा। अब तो रील वगैरह में भी दिखाते हैं ना, कलेक्टर की एंट्री, कलेक्टर का पावर, जो कि सही। इस देश में 3 ही राजा है, एक पीएम, एक सीएम, एक डीएम। वो अपने शहर का राजा है। पहली बात तो देखिए, पावरफुल होना और पावर का मिसयूज करना ये दोनों ही अलग बातें हैं। और अवध सर जो है ना वो ये नहीं बताते थे कि पावरफुल होना क्या होता है, वो ये बताते थे कि पावर का मिसयूज कैसे होता है। तो आईएएस लड़के हैं ना जिनको तुम ट्रोल कर रहे हो और रोस्ट कर रहे हो, और ये तुम्हें आज नहीं मारेंगे, ये 5 साल बाद मारेंगे तुमको, और इतना गंदा मारेंगे। इतनी पावर है ना उनके पास, ब्यूरोक्रेसी है, बहुत पावर। अवध सर अपने कोचिंग में बच्चों को ये बताते थे कि भौकाल कैसे टाइट किया जा सकता है। इतने टुकड़े में उठ के जाओगे, अवध ओझा से बदतमीजी मत करना। हम तो शौकिया टीचर है, पेशा तो कुछ और है हमारा। और इसके अलावा कई बार वे रिलीजियस स्टेटमेंट भी दिए हैं। तो इस्लाम जब हिंदुस्तान आया तो इस्लाम से बहुत लोग प्रभावित हुए, क्योंकि इस्लाम का सिद्धांत है इक्वालिटी। क्या मोची और क्या कलेक्टर? अगर मोची पहले मस्जिद के अंदर पहुंच गया है तो वो आगे खड़ा होगा, और कलेक्टर बाद में आया है तो वो पीछे खड़ा होगा। अब ये बात इस देश के समाज को आकर्षित करेगी कि नहीं करेगी? और दूसरी तरफ ब्राह्मण हिंदू धर्म का समाज, अगर पुरोहित और सामंत आ गए तो इस मोची को खींच के पीछे कर देंगे ये और मारेंगे अलग से, तो ये इससे आकर्षित होने लगे। लेकिन अब वो क्यों दिए इसका आइडिया मुझे नहीं है, आप प्लीज वो मुझे बता दीजिएगा। अभी तक आप समझ गए होंगे कि अवध ओझा सर कितनी अच्छी पढ़ाई कराते थे। अब हम चलते हैं थोड़ा पॉलिटिकल लाइफ पे। देखिए ये पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे और इनकी इच्छाएं भी पॉलिटिकल रिलेटेड बहुत ज्यादा थी, ये पहले कई बार बता चुके हैं। बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। पब्लिक कहेगी कि अब आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। एकदम मांग रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर मैंने कांग्रेस से कहा कि मुझे अमेठी से दे। अच्छा। जब वहां से लगा कि नहीं होगा तो मैंने कहा मुझे अमेठी से टिकट दे। तो शुरुआत में तो लोग तैयार थे, फिर 2 दिन बाद पता नहीं जो भी हुआ। अब यहाँ पे नो डाउट हर व्यक्ति के अलग अलग सपने हो सकते हैं, अलग अलग इच्छाएं हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना अवध सर के साथ कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज व्यक्ति हैं। एक बार ये केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले और ये भाजपा का झंडा टांग लिए और अभी हाल फिलहाल ये आम आदमी पार्टी के साथ कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं तहे दिल से अवध ओझा जी का पार्टी में स्वागत करता हूँ। देखिए आम आदमी पार्टी है वो इंडिया अलायंस के
साथ जुड़ी हुई है। इंडिया अलायंस के सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, और राहुल गांधी को लेकर अवध ओझा सर जी के बहुत अलग स्टेटमेंट थे, एक बार आप इसको सुन लीजिए। राहुल गांधी, इनका बस चले तो क्राउन लगा लेंगे, इनसे मिलने जाओ तो कहते साहब बिजी है। तेरी किसी राज्य में सरकार नहीं, तू कहाँ बिजी है? भाई तुम्हारी किसी राज्य में सरकार है तो तुम बिजी हो तो हम मान लें, तुम्हारी किसी राज्य में सरकार नहीं, राजस्थान में है, एक दो राज्य में और होगी, तुम कहाँ बिजी हो? प्रधानी का चुनाव तुम जीतोगे नहीं। अब छोड़िए, चलिए इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी को हम साइड में हटा देते हैं, इनकी लड़ाइयां पहले भी चलती थी। अभी जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, उस पार्टी का सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी कौन सा है? अरे बताओ ना कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन है? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी को भी लेके अवध ओझा सर का एक बड़ा स्टेटमेंट है, एक बार आप इसको सुन लीजिए, आपको फिर समझ में आ जाएगा। पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं मोदी जी। संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का, मोदी डायनेस्टी। अभी जैसे कि पहले मैंने आपको बताया ना कि कितने कंफ्यूज आदमी है, कभी ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ में बोल देते हैं, कभी ये राहुल गांधी के खिलाफ में बोल देते हैं, कभी ये नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में बोल देते हैं। भेद प्रधानमंत्री मोदी जी से कितना भी हो, लेकिन उनकी कुछ अदाएं बड़ी जबरदस्त है। जब मोदी जी के दोस्तों के बच्चों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, तब वो प्रधानमंत्री बने। मोदी मोदी हाउडी मोदी। मोदी जी तो कहते हैं मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूँ, चलो हम 6 मान लें कि हमारी आंखें पहचान नहीं। कुल मिला के अवध ओझा सर जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, और स्पेशली जब आपका सपना पॉलिटिक्स में आने का हो। और एग्जांपल, जो आपके नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, एक टाइम पे ये भी बहुत बोला करते थे। ये एक टाइम पे बोलते थे कि भाई सीएम का बंगला इतना बड़ा थोड़ी हो सकता है जितना बड़ा वो है। शीला दीक्षित के घर की बिजली 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे, उसकी बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं उसकी बिजली का बिल, हम देते हैं शीला दीक्षित के घर के बिजली का बिल। अभी हाल फिलहाल ये बैठ के अपने शीश महल को डिफेंड कर रहे हैं। आपने बोला सिंपल लाइफ जीऊंगा, लेकिन आप भी तो पावरफुल लाइफ ही जी रहे हो। वो सीएम रेजिडेंस था, वो मेरा रेजिडेंस नहीं है। नंबर 1, वो दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बनाया था। अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति भवन में रहे थे। राष्ट्रपति भवन में कहते हैं 250 या 300 कमरे हैं। दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट ही वाज अ सिंपल मैन। तो मैं दिल्ली सरकार के सीएम हाउस में रहा था। जब मैं सर, इसमें गलती आपकी नहीं है सर, आपने जैसे नेता चुना है ना, उसकी पर्सनालिटी भी सेम आपकी तरह ही है। अब अवध सर ने अपने चुनावी रण में इतने ज्यादा ब्लंडर किए हैं, सीरियसली इतने ज्यादा ब्लंडर किए ना जिसकी कोई हद नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये कभी केजरीवाल को भगवान से कंपेयर कर देते हैं। केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह चुका हूँ, कृष्ण के अवतार है वो। जब भी कोई व्यक्ति समाज बदलने की कोशिश करता है, और जब भी कोई व्यक्ति गरीबों का मसीहा बनने की कोशिश करता है, तो उसके पीछे समाज के जो कंस हैं वो पड़ जाते हैं। नहीं तो भगवान कृष्ण जेल में कैसे पैदा होते? क्या बिगाड़ा था भाई देवकी और वासुदेव ने? फिर कभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते भग जाते हैं। क्या बोलते हैं, तारीफ करना कोई बुरी चीज है भाई। कितने लोग हैं शेरवान करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा, सर हमने कोई ऑब्जेक्शन सवाल पूछा ना भैया। देखो मैं बता दूं, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे। ये वही पार्टी से आते हैं ना जो पार्टी हमेशा कहती रहती है कि मोदी जी कभी कॉन्फ्रेंस नहीं करते, कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते। मुझे कई लोगों ने आके बताया, मीडिया वाले प्रधानमंत्री जी को कई बार इनवाइट करने जाते हैं, वापस आके बताते हैं अरविंद जी हम 45 मिनट प्रधानमंत्री जी के साथ थे, 45 के 45 मिनट वो आपका नाम ले रहे थे और आपको गालियां दे रहे थे। एक मिनट मुझे पूरी बात। ठीक है, चलिए बोलिए। मैं समझ सकता हूँ प्रधानमंत्री का नाम लेने से नहीं, पर आप बात को डिफ्लेक्ट दूसरी तरफ कर रहे हैं। आप बात को डिफ्लेक्ट दूसरी तरफ कर रहे हैं। आपके खुद के नेता क्या कर रहे हैं भाई, एक बार आप खुद देख लो। आपको मैंने बोला था ना, हाँ, मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने चाहिए। नहीं, ये तो वेरी नॉर्मल। सर तो बोलेंगे, आप स्टॉप कर दीजिए। नहीं, एक बार हम सर से सवाल ही पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ सर, इट्स वेरी नॉर्मल। हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा आपसे, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं, हम कैमरा करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा, सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा। भैया देखो मैं बता दूं जी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे। खैर, अब हम थोड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस करें तो अवध सर लड़ रहे हैं पड़पड़गंज से। अब इस सीट के इतिहास के बारे में बात करें तो इस सीट पे पहले लड़ चुके हैं इस प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस बार जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2 बार वो पड़पड़गंज से विधायक चुने गए। पिछली बार सिर्फ 3000 वोट से जीत पाए थे। अब उन्होंने अपनी सीट बदल ली है। अब देखा जाए तो मनीष सिसोदिया सर जी की सीट को छीन लिया गया है अवध ओझा सर के द्वारा। अब देखते हैं कि ये चुनाव जीतते हैं कि नहीं, क्योंकि ये चीज तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अवध सर, मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि मान लो आपकी सरकार दिल्ली में नहीं रहती है, और आप, मतलब मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ, तो आप इतना समझ लो ना कि वो राज्यसभा के लिए भी ज्यादा कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप हार गए तो एनी हाउ वो आपको राज्यसभा नहीं भेजेंगे। बहुत लोग हैं राज्यसभा में जाने के लिए। हो सकता है केजरीवाल जी को जाना पड़ जाए राज्यसभा, लेकिन नहीं, मैंने तो सुना है कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे पंजाब के। अब आप बोलोगे दीदी अब कहाँ की बात को कहाँ जोड़ रही हो, तो भाई केजरीवाल जी भी यही करते हैं। केजरीवाल जी अभी अपने पार्टी के सीएम का फेस नहीं रिवील कर पाए कि भाई वहां पे कौन बनेगा कौन नहीं, लेकिन हाँ, भाजपा के सीएम का फेस इन्होंने बता दिया कि वहां पे कौन सा सीएम बनेगा। सूत्रों से पता चला है कि उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने शायद निर्णय लिया है कि रमेश बिधूरी जी भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार होंगे। ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 1-2 दिन में औपचारिक रूप से
रमेश बिधूरी जी के नाम का ऐलान कर दिया जाए। खैर हम वापस से अवध ओझा सर पे आते हैं, लेकिन मैं जो अब आपको बात बोलने वाली हूँ वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हाँ वो जरूरी है। अब अवध ओझा सर जो है ना वो बहुत अलग अलग कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, जैसे कि एक बार इन्होंने सती प्रथा को लेके दिया था, एक बार इन्होंने सती प्रथा को बेंटिंग के नाम से जोड़ दिया था। एक बार आप इस स्टेटमेंट को सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको डिटेल बताती हूँ। सती प्रथा हिंदुओं के किसी धार्मिक ग्रंथ में मेंशन नहीं है। किसी जब बेंटिक ने सती प्रथा खत्म किया तो राधाकांत देव थे धर्म समाज के संस्थापक, उन्होंने बेंटिक को एक पत्र लिखा। राधाकांत देव, क्रॉस चेक कर लेना, धर्म समाज के संस्थापक, उन्होंने बेंटिक को एक खत लिखा कि हिंदू रीति रिवाज में गैर हिंदू को दखलंदाजी नहीं करना चाहिए वरना। देखिए अभी यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि ये एक फेक नैरेटिव है, कभी भी किसी ने भी सती प्रथा का पक्ष नहीं लिया, लेकिन अवध सर ने ऐसा दिखाया कि भाई हर कोई चाहता था कि ये सती प्रथा चलती रहे और कोई लोग आए और इस चीज को खत्म कर दिया। साथ ही साथ सर ने एक बार और स्टेटमेंट दिया था, एक बार आप इसको सुन लीजिए फिर आपको और समझ में आ जाएगा। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे, पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम। सर ने कितना दिमाग लगा के एक दूसरे चीज को कहीं तीसरी जगह जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे मैं किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ कि हर रिलीजन का एक अपना महत्व है। देखिए मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ कि सर कहीं के बात को कहीं जोड़ रहे हैं, और वो भी सिर्फ पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए। अगर आप सर से रेफरेंस मांग ले तो इनके पास कोई रेफरेंस नहीं होगा। कुल मिला के ये सबकी तारीफ करते हैं, क्यों? क्योंकि इनको कोई गलत ना कहे। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी कि सेक्युलरिज्म का मतलब ये चीज नहीं होता है कि आप अपने ही लोग को छोड़ के दूसरे लोग को सपोर्ट करें। मतलब आप सोचिए कि कहाँ इस्लामिक कल्चर की बात हो रही है, कहाँ उसमें ये सती प्रथा को लेके आ रहे हैं। कुल मिला के मैंने आपको वीडियो को शुरू में बोला था कि ये व्यक्ति कंफ्यूज है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये व्यक्ति कितना ज्यादा कंफ्यूज है। खैर इनके कंफ्यूजन का जो रिजल्ट है ना वो 8 फरवरी को आ ही जाएगा, और हम दोनों ही मिलकर इनके रिजल्ट को देख लेंगे। खैर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको थोड़ी बहुत भी समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ आपका क्या ओपिनियन है वो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ 8 फरवरी को ना सही 7 फरवरी को हमारा एक वीडियो जरूर आएगा जिसमें हम एग्जिट पोल के बारे में बात करेंगे। बाकी फिर से मैं कह रही हूँ आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं इंतजार जरूर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में जय श्री महाकाल।